हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। मैं शिशिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आज से हमारे डी ट्रिपल एस बी पी आर टी, ठीक है, डी ट्रिपल एस बी पी आर टी और जो भी सुपर टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और बी पी एस सी जो अपकमिंग टी आर ई का एग्ज़ाम है अगस्त में होगा, ठीक है। अगर आप इन सब चीज़ों की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसमें जो जी एस का सेक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो यहाँ से आपका पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल जीरो से एकदम कंप्लीट कराऊंगा प्रिपरेशन। बस आप लोग ऐसे ही बने रहिए। तो आज हम एंशियंट हिस्ट्री का एक टॉपिक उठाएंगे जिसका नाम है हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। तो विश्व की तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में इस क्लास में पूरी चीज़ें हम पढ़ेंगे। हमारा कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा यहाँ से। पूरी एन सी आर टी एस सी आर टी पूरी मिक्स कॉम्बाइन करके ये सारी चीज़ें बनाई गई हैं। तो जी एस वाला जो सेक्शन है आपका बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा, ठीक है। पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन कराऊंगा। तो चलिए पढ़ते हैं हड़प्पा सभ्यता, बहुत आसानी, बहुत सिंपल लैंग्वेज में। तो विश्व की पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता है। तो विश्व की अगर पहली सभ्यता कौन सी है तो विश्व मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है वो हमारी विश्व की पहली सभ्यता है। इस सभ्यता को सुमेरियन सभ्यता के नाम से जाना जाता था। तो पहले प्राचीन समय में जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी इसको हम सुमेरियन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। इस सभ्यता का विकास इराक में दजला और फरात नदी के तट पे हुआ था। तो सुमेरियन सभ्यता या मेसोपोटामिया सभ्यता जिसको हम कहते हैं, तो इसका विकास कहाँ पे हुआ है पूछता है, तो इराक में, ठीक है। कहाँ पे? इराक में। कौन सी नदी के तट पे? दजला फरात नदी के तट पर हुआ था, ठीक है। अब आगे चलते हैं। विश्व की दूसरी सभ्यता मिस्र की सभ्यता है। तो अगर विश्व की दूसरी सभ्यता पूछे तो किसकी सभ्यता है? मिस्र की सभ्यता है, ठीक है। जिसका विकास नील नदी के किनारे हुआ है। तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि मिस्र की सभ्यता का विकास कहाँ से हुआ है, किस नदी के किनारे हुआ है, तो नील नदी के किनारे हुआ। तो नील नदी की देन मिस्र को ही कहा जाता है। तो जो नील नदी किसकी देन है? मिस्र है जो, ठीक है। मिस्र की ही देन नील नदी है, ठीक है। नील नदी किसकी देन है? तो मिस्र की ही देन नील नदी है। और विश्व की दूसरी सभ्यता मिस्र ही है, ठीक है। आगे चलते हैं। विश्व की तीसरी परंतु सर्वाधिक विकसित सभ्यता हड़प्पा सभ्यता है। तो अगर विश्व की बात करें तो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक 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 विकसित सभ्यता अगर हम कहें तो कौन सी है? हड़प्पा सभ्यता ही है, ठीक है। तो यहाँ से हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में या हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में। तो हड़प्पा के समकालीन सभ्यता, मतलब हड़प्पा की समकालीन सभ्यता कौन कौन सी थी? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, मिस्र की सभ्यता थी और चीन की सभ्यता थी। ये इन्हीं के समकालीन थी। किसके? हड़प्पा सभ्यता के समकालीन की तीनों सभ्यताएं हैं। अब आइए, हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न नाम पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न किस किन नामों से जाना जाता है, तो आइए देखते हैं। तो पहला सिंधु सभ्यता के नाम से जानते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं हम, और हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। तो तीन नामों से बुलाया जाता है। पहला है सिंधु सभ्यता, दूसरा है सिंधु घाटी की सभ्यता, तीसरा हड़प्पा सभ्यता। आगे चलते हैं। सर्वाधिक उपयुक्त नाम, इसमें से सबसे उपयुक्त नाम कौन सा है? तो सबसे उपयुक्त नाम की बात करें तो सभी नामों में से सबसे अधिक उपयोग में आने वाला नाम हड़प्पा सभ्यता है। तो सबसे ज़्यादा किस नाम का उपयोग हुआ है? हड़प्पा सभ्यता का, क्योंकि इस सभ्यता के अंतर्गत सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल का ही उत्खनन हुआ है। तो होता क्या है कि जब हड़प्पा सभ्यता सबसे ज़्यादा इसलिए यूज किया गया है कि जब जब खुदाई होती है तो सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल से ही मतलब उस खुदाई हुई है, ठीक है। वहाँ पे जो उत्खनन हुआ है यहीं से हुआ है, तो इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता सबसे ज़्यादा नाम बुलाया जाता है। अब आगे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण, हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण या समय निर्धारण कैसे होता है, तो आइए इसको पढ़ते हैं। इस सभ्यता को लेकर विद्वानों के बीच मतभेद है। ये एनसीईआरटी की लाइन है। अलग अलग विद्वानों ने इसका अलग अलग काल निर्धारित किया है। देखिए, आइए देखते हैं। जॉन मार्शल साहब थे, ये कहते हैं 3250 बीसी से 2750 बीसी तक है। अर्नस्ट मैके साहब आते हैं और वो भी कहते हैं कि 2800 बीसी से 2500 बीसी तक है। और माधव स्वरूप वत्स आते हैं, ये भी कहते हैं 2700 बीसी से 2500 बीसी है। सीजी गैड रहते हैं, ये भी आते हैं, ये भी बोलते हैं कि 2350 बीसी से 1700 बीसी तक हड़प्पा की निर्धारित तिथि है। वहीं मार्टिमम व्हीलर आते हैं जो कहते हैं कि 2500 बीसी से 1700 बीसी है। और फेयर सर्विस जो 2000 बीसी से 15 बीसी बताते हैं। लेकिन सर्वाधिक मान्य काल की बात करें तो 2500 बीसी से 1900 बीसी, ठीक है। कौन सा? 1900 बीसी तक ये माना जाता है, ठीक है। सर्वाधिक काल 2500 बीसी से 1900 बीसी माना जाता है।
आगे चलते हैं, एनसीईआरटी में एक लाइन दी हुई है, C14 जिसको हम कार्बन डेटिंग या रेडियो कार्बन विधि कहते हैं, तो ये कब से आया है रेडियो कार्बन विधि? 2300 बीसी से 1700 बीसी के बीच में, ठीक है। तो इतिहास के दृष्टिकोण से इसे आद्य ऐतिहासिक काल या प्रोटो हिस्टोरिकल एज में रखा जाता है, क्योंकि हड़प्पा कालीन लिपि प्राप्त हुआ है परंतु इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो बिल्कुल इतिहास की, अगर हम इतिहास में जाते हैं तो जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है हमारा, इसको हम प्रोटो हिस्टोरिकल एज कहते हैं। प्रोटो हिस्टोरिकल एज का मतलब आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं इसको। क्यों इसमें ये रखा जाता है? क्योंकि ये जो हड़प्पा कालीन लिपि प्राप्त हुआ है इसी से प्राप्त हुआ है, लेकिन इसको पढ़ा नहीं जा सकता, तो इसीलिए इसको प्रोटो हिस्टोरिकल एज में रखा गया है। धातु की दृष्टि से देखें तो धातु के दृष्टिकोण से इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया है। तो कांस्य युगीन सभ्यता किसको? हड़प्पा सभ्यता को कहा गया है, क्योंकि इस काल में तांबा और टीन के मिश्रण से बने कांस्य का प्रयोग वृहद स्तर पर देखने को मिलता है। तो इसको अगर हम धातु के दृष्टि से देखें तो इसमें जो इसको हम कांस्ययुगीन सभ्यता कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस काल में तांबा और टीन के मिश्रण से खूब एकदम जो कांसा के बर्तन और ये सारी चीज़ें थे, खूब यूज हुआ है इसमें। आगे चलते हैं, खोजकर्ता की बात करते हैं, तो हड़प्पा सिविलाइजेशन के खोजकर्ता देखते हैं। तो हड़प्पा की खोज पहली बार कब हुई? 1826 में होती है। तो हड़प्पा की खोज पहली बार 1826 ईस्वी में किसके द्वारा? चार्ल्स मैसन नामक व्यक्ति ने किया था। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हड़प्पा की खोज पहली बार 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन नामक व्यक्ति ने किया। वही दूसरी बात करें तो दूसरा 1853 ईस्वी में ब्रिटिश अभियंता अलेक्जेंडर कनिंघम, कौन? ब्रिटिश के भाई रहते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम, ने हड़प्पा संस्कृति की मोहर देखी। तो 1853 में अलेक्जेंडर कनिंघम हड़प्पा संस्कृति की एक मोहर देखते हैं, और मोहर के ऊपर वृषभ और कुल 6 अक्षर अंकित थे, लेकिन उन्होंने उसका महत्व नहीं समझा बिल्कुल। तो जो एक मोहर प्राप्त होता है उनको, और मोहर के ऊपर होता क्या है कि वृषभ, ठीक है, वृषभ और कुल 6 अक्षर लिखे होते हैं, उसमें अंकित होते हैं, लेकिन वो इसको समझ नहीं पाते उसके महत्व को, ठीक है। कौन? अलेक्जेंडर कनिंघम। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। बिल्कुल, हड़प्पा सभ्यता की खोज की बात करें तो 1921 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक डायरेक्टर रहते हैं, ठीक है, जॉन मार्शल, और इन्हीं के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी को जाता है। तो दयाराम साहनी, हड़प्पा की खोज किसने की थी? 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने। अब आगे चलते हैं, भौगोलिक विस्तार इसका क्या था हड़प्पा सभ्यता का? इसका विस्तार वर्तमान समय के 3 देश भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में देखने को मिलता है। तो भौगोलिक विस्तार की बात करें तो हड़प्पा का, तो पहला भारत में, दूसरा पाकिस्तान में, ठीक है, और तीसरा कहाँ देखने को मिलता है? अफगानिस्तान में। तो 3 देशों में देखने को मिलता है। इस संस्कृति का उदय भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ है। तो इसका अगर इस संस्कृति का उदय पूछे तो कहाँ से हुआ है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसका उदय भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ है, ठीक है। अब पाकिस्तान में कौन कौन से एरिया आते हैं? पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान। भारत में जम्मू कश्मीर, याद करे रहिए, इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान में पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान आता है। भारत में जम्मू कश्मीर, पंजाब हो गया, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। और अफगानिस्तान में मुंडीगाक और सुतुरगाई जिसको हम कहते हैं, ठीक है, अफगानिस्तान में ये एरिया आता है। भाई ये आगे देखते हैं, तो ये यहाँ से क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। तो उत्तर में मांडा आता है, किस नदी के किनारे? चिनाब नदी के किनारे, ठीक है, जम्मू कश्मीर में। पूर्व में पूछे तो आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश, किस नदी के किनारे? हिंडन नदी के किनारे। तो आलमगीरपुर किस नदी के किनारे है? हिंडन नदी के किनारे, और ये उत्तर प्रदेश का इलाका है। पश्चिम से सुतकांगडोर जो कि बलूचिस्तान में है, किस नदी के किनारे? दास्क नदी के किनारे। ये पूछता है यहाँ से क्वेश्चन। और दक्षिण में दाइमाबाद मतलब प्रवरा नदी महाराष्ट्र में, ठीक है। तो पूरब, फिर से सुन लीजिए, पूरब में पूछे तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, ठीक है, और जो कि किस नदी के किनारे है? हिंडन नदी के किनारे है। और पश्चिम में पूछे तो सुतकांगडोर जो कि बलूचिस्तान में है, किस नदी के किनारे? दास्क नदी के किनारे, ठीक। और उत्तर में पूछे तो मांडा जम्मू कश्मीर चिनाब नदी के किनारे, और दक्षिण में दाइमाबाद महाराष्ट्र नदी प्रवरा नदी के किनारे, ठीक। अब आगे चलते हैं, हड़प्पा सभ्यता की आकृति के बारे में पूछे तो इसकी आकृति कैसी थी? तो त्रिभुजाकार आकृति थी। अब क्षेत्रफल की बात करें तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था।
हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल वर्तमान के पाकिस्तान से बड़ा तो है ही, प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया से भी बड़ा था। तीसरी और दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व विश्व का सबसे बड़ा सभ्यता हड़प्पा सभ्यता था क्षेत्रफल के अनुसार। ठीक है, आगे चलते हैं। अब तक उपमहादेश में हड़प्पा संस्कृति के लगभग 2800 स्थलों का पता लगाया जा चुका है। कितना? 2800 स्थलों का। ठीक है, जिसमें से केवल 6 स्थल सर्वाधिक विकसित अवस्था में पाए गए हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल अब तक कुल 2800 स्थलों का खोज की जा चुकी है, लेकिन इसमें से 6 सबसे विकसित हैं, जिसे क्या क्या है, जिसे नगर की संज्ञा दी गई है। अब हड़प्पा के बारे में पढ़ते हैं अच्छे से। ठीक, हड़प्पा है कहाँ? तो हड़प्पा यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मदगोमरी जिला में रावी नदी के किनारे स्थित है। तो हड़प्पा हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो हड़प्पा अगर पूछे तो रावी नदी के किनारे है। कहाँ पे है? पंजाब में। ठीक है, पंजाब में मदगोमरी जिला है, मदगोमरी जिला वहीं पे पाया जाता है। इस स्थल का उत्खनन कार्य 1981 में हुआ है दयाराम साहनी के नेतृत्व में। तो कब खुदाई हुई? 1921 में। किसने? दयाराम साहनी ने। ठीक, बस इतना याद रखिए इसमें कि हड़प्पा कहाँ है? पंजाब में है। पंजाब में मदगोमरी जिला है और किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है। और इस स्थल का उत्खनन किसने कराया था? 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने। आगे चलते हैं। मोहनजोदड़ो, इसका शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है। तो मोहनजोदड़ो की बात करें तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला, क्योंकि यहाँ से बड़े पैमाने पर नर कंकाल प्राप्त हुए थे, इसलिए इसको मृतकों का टीला कहते हैं। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे लड़काना जिला में स्थित है। तो मोहनजोदड़ो कहाँ है? सिंधु नदी के किनारे है। इस स्थल का उत्खनन कार्य राखल दास बनर्जी, कब? 1922 ईस्वी में। मोहनजोदड़ो राखल दास बनर्जी। ठीक, नोट करके लिखा है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दो सर्वाधिक महत्व के नगर थे। दोनों नगर एक दूसरे से 483 किलोमीटर दूर थे और ये दोनों आपस में सिंधु नदी द्वारा जुड़े थे। तो इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है वो सर्वाधिक महत्व नगर थे और दोनों नगर एक दूसरे से कितने? 483 किलोमीटर दूर थे और ये दोनों आपस में किस किस नदी के द्वारा जुड़े थे? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के द्वारा। आगे चलते हैं। पिग्गाट नामक विद्वान ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को विस्तृत हड़प्पा सभ्यता की संयुक्त राजधानी की संज्ञा दिया। किसने? पिग्गाट नामक ने। अब तीसरा पढ़ते हैं चन्नूदड़ो के बारे में। चन्नूदड़ो में क्या दिया गया है? चन्नूदड़ो यह प्रांत पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे स्थित है। तो सिंधु नदी में कहाँ पे? पाकिस्तान में। यह मोहनजोदड़ो से 30 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। इस स्थल का उत्खननकार मैके तथा एनजी मजमुदार ने चन्नूदड़ो की खोज कराई है। आगे चलते हैं। लोथल, यह भारत के गुजरात प्रांत में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। तो लोथल किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे स्थित है। इसका उत्खनन कार्य किसने करवाया? रंगनाथ राव ने करवाया था। कालीबंगा में चलते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ काली रेख की चूड़ियां होता है, मतलब यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला के घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इसका उत्खनन कार्य अमलानंद घोष, बीबी लाल तथा बी के थापर के नेतृत्व में हुआ। तो कालीबंगा कहाँ पे है? कालीबंगा का अर्थ का क्या मतलब होता है? काली रेख की चिड़िया। ठीक, काली रंग की चिड़िया, चूड़ियाँ चूड़ियाँ जिसको हम कहते हैं। कहाँ पे है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में घग्गर नदी के किनारे है और इसका उत्खनन कार्य 3 लोगों को जाता है। कौन कौन? अमलानंद घोष, बीबी लाल तथा बी के थापर के नेतृत्व में। आगे चलते हैं। बनावली, यह हरियाणा के हिसार जिला में, हरियाणा में बनावली है, रंगोई नदी के तट पर स्थित है। इसका उत्खनन कर रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था। ठीक है, नोट में लिखा है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। तो हड़प्पा स्थल का सबसे बड़ा स्थल पूछे तो मोहनजोदड़ो है, जबकि भारत में इस सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी है। भारत में पूछे तो राखी गढ़ी, और हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल पूछे तो मोहनजोदड़ो, जो हरियाणा नगर में घग्गर नदी पर स्थित है। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक स्थल गुजरात से मिले हैं। तो हड़प्पा स्थल से संबंधित सर्वाधिक जो स्थल कहाँ मिले हैं? गुजरात में मिले हैं। जैसे लोथल हो गया, रंगपुर हो गया, रोजदी हो गया, सुरकातदा हो गया, धौलावीरा हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें कहाँ मिली? गुजरात से मिली हैं। तो हड़प्पा को प्रारूप स्थल कहा जाता है। हड़प्पा को क्या कहा जाता है? प्रारूप स्थल कहा जाता है, क्योंकि यहीं से उत्खनन से प्राप्त वस्तुओं के आधार मानकर अल्प स्थलों को हड़प्पा कालीन होने की संज्ञा दी जाती है। तो हड़प्पा को प्रारूप स्थल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहीं से जो खनन में मिले थे वस्तुएं, इन्हीं को आधार मानकर हड़प्पा स्थल की को कालीन होने की संज्ञा दी जाती है कि हड़प्पा स्थल भी था।
खड़प्पी या हड़प्पापुर, कालीबंगा या बनवावली में। उन्नत हड़प्पा संस्कृति किसमें थी? हड़प्पा थी, मोहनजोदड़ो थी, चन्नोदड़ो थी, लोथल था, कालीबंगा थी, बनावली, मतलब ये लोग थोड़ा सा विकसित थे। और उत्तर हड़प्पा रंगपुर और रोजदी। नोट, धौलावीरा और राखीगढ़ी में हड़प्पा संस्कृति की तीनों अवस्थाएं मिलती हैं। तो कहाँ कहाँ तीनों अवस्थाएं मिलती हैं? धौलावीरा, राखीगढ़ी और हड़प्पा में। अब आते हैं हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं देखते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता इसकी नगर योजना प्रणाली थी। बिल्कुल, ये नगर योजना थी यहाँ पे। आगे चलते हैं। हड़प्पा काल में नगरों का निर्माण काफी योजनाबद्ध तरीके से हुआ था, प्लानिंग तरीके से हुआ था। पहला पश्चिम भाग जो सामान्यतः ऊंचा होता था, तो जो पहला पश्चिमी भाग होता था वो सामान्यतः कैसा होता था? यूं ऊंचा होता था। इसमें राजा, महाराज तथा शासक वर्ग के लोग रहते थे। तो जो पश्चिमी भाग था वो ऊंचा होता था। इसमें कौन कौन रहता था? इसमें जो शासक वर्ग रहता था, राजा रहते थे, महाराजा तथा शासक वर्ग के लोग रहते थे। वहीं दूसरी पूर्वी भाग जो नीचा होता था, ये नीचा होता था। ठीक है, जैसे ये ऊंचा हो गया, ये नीचा होता था। इसमें आम जनता थी। आम जनता किस में आती थी? इसमें आती थी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सामान्यतः पूर्वी एवं पश्चिमी भागों के अलग अलग किलाबंदी होते थे। पूर्वी और पश्चिमी भाग के जो अलग अलग चारों ओर किलाबंदी होती थी। हालांकि कालीबंगा से दोनों एक ही किलाबंदी का विवरण मिला है। तो कालीबंगा से मतलब किलेबंदी का विवरण भी मिला है। नेक्स्ट है, धौलावीरा से त्रिस्तरीय नगरों का प्रमाण मिला है। तो धौलावीरा से क्या क्या मिला है? त्रिनगरी स्थलों का, त्रिस्तरीय नगरों का प्रमाण मिला है। जैसे राजप्रसाद वाला क्षेत्र राजा, मध्यवर्ती नगर व्यापारी वर्ग, निचला नगर आम जनता। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत मकान या घर पक्की ईंट से निर्मित होता था। तो जो हड़प्पा में जो मकान या घर होते थे ये पक्की ईंटों से निर्मित होते थे। हड़प्पा काल के सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए आगे की ओर बढ़ती थी। तो बिल्कुल, जो सड़कें थी एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और आगे बढ़ती थी, जिससे पूरा नगर चौकोर अर्थात चीयर्स बोर्ड की तरह दिखाई देता था। ठीक है, ऐसे दिखाई देता था। सड़क तीन प्रकार की पाई जाती थी। पहला सबसे चौड़ी सड़क मोहनजोदड़ो में थी। ठीक है, 33 फीट चौड़ी थी। इसे राजपथ की संज्ञा दी जाती थी। ठीक है। दूसरा था मध्यमी चौड़ी सड़क और तीसरा गड़ी वाली या पतली सड़क जिसको कहते हैं। सड़कों का निर्माण कच्ची ईंट या मिट्टी की सहायता से होता था। तो जो सड़क के निर्माण होते थे कच्ची ईंट या मिट्टी की सहायता से होते थे। अब भवन की बात कर लेते हैं। तो सड़क के किनारे सुनियोजित तरीका से भवनों का निर्माण होता था। सामान्यतः एक मंजिले भवन होते थे, एक मंजिल के घर होते थे। हालांकि मोहनजोदड़ो से 2 मंजिले तथा 30 कमरे वाले भवन प्राप्त हुए हैं। तो जो मोहनजोदड़ो था वहां से 2 मंजिल वाले भी घर होते थे और 30 कमरे के घर थे, जिसे सभा भवन कहते थे। ठीक है, कॉलेज भवन कहते थे। इस काल में भवन की जुड़ाई इंग्लिश बॉन्ड पद्धति या ग्रिड पद्धति के आधार पर होता था। तो जो घरों की जुड़ाई होती थी किस पद्धति पे होती थी? इंग्लिश बॉन्ड या ग्रिड पद्धति के आधार पर। आगे चलते हैं। भवन का दरवाजा मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलकर गली की ओर खुलता था। तो गली जो गली होती थी उसकी तरफ उसका दरवाजा खुलता था। प्राय सफाई और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इसका प्रबंध किया जाता है। अपवाद स्वरूप लोथल नगर के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। तो बस लोथल था जो मुख्य सड़क की तरफ उसकी दरवाजे खुलते थे, नहीं तो बाकी गली की तरफ खुलते थे। और मतलब जो साफ सफाई का उचित डस्टबिन बनाया गया था। ठीक है, उसका भी ध्यान रखा गया था। इस सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत या भवन मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल अन्नानागर या धान्यागार या कोठागार है, जिसकी लंबाई 45.71 मीटर और चौड़ाई 15.2 मीटर है। बिल्कुल, अगर इस सभ्यता की माने तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त क्या हुआ है? विशाल अन्नानागर जिसको हम कहते हैं, या धान्यागार या कोठागार कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इस सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार है। तो इस सभ्यता में सबसे ज़्यादा जो सार्वजनिक स्थल प्राप्त हुआ है, सबसे बड़ा विशाल स्नानागार, एक बड़ा सा स्नानागार प्राप्त हुआ है। ठीक है, जिसकी लंबाई 11.88 मीटर लंबा था, 7.01 चौड़ा था और 2.43 मीटर गहरा था। बताया जाता है कि यह विशाल स्नानागार धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए बना होगा, जो भारत के हर धर्म में आवश्यक रहा है। तो मतलब ऐसा बोला जाता था कि स्नान के लिए ये बनाया गया था, धर्म के लोगों के लिए। हड़प्पा सभ्यता की एक प्रमुख विशेषता उसकी जल निकास प्रणाली थी। तो इसकी प्रमुख विशेषता की बात करें तो जल निकास प्रणाली थी। मोहनजोदड़ो की जल निकासी प्रणाली अद्भुत थी। कालीबंगा में अनेक घरों के अपने अपने कुएं थे। तो कालीबंगा जो थे अपने घर के सामने एक एक कुएं बना के रखते थे वो लोग। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य धौलावीरा से प्राप्त हुआ है।
आगे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के निर्माता। तो इस हड़प्पा के निर्माताओं के निर्धारण का महत्वपूर्ण स्रोत उत्खनन से प्राप्त मानव कंकाल है। सबसे अधिक कंकाल मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। तो जो सबसे अधिक कंकाल कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो से हुए हैं। इनके परीक्षण से यह निर्धारित हुआ कि सिंधु हड़प्पा में 4 प्रजातियां के लोग, इसी के खनन से यहाँ से प्राप्त होता है कि यहाँ पे हड़प्पा में 4 प्रजातियां के लोग रहते थे। पहला था भूमध्य सागरी, दूसरा था प्रोटो ऑस्ट्रेलायर, तीसरा था अल्पाइन, चौथा था मंगोलाइड। सबसे ज़्यादा भूमध्य सागरी के लोग की प्रजाति के थे। सबसे ज़्यादा किस प्रजाति के थे? भूमध्य सागरी प्रजाति के लोग थे। सबसे प्रिय देवता इनके कौन थे? आद्य शिव या शिव थे। सबसे प्रिय पशु इनका क्या था? एक श्रृंगी बैल या बसहा बैल जिसको कहते थे। सबसे आदरणीय पक्षी थी फाख्ता। सबसे आदरणीय वृक्ष था पीपल। सबसे आदरणीय नदी थी सिंधु नदी। आगे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग कैसे थे? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग बहुदेववादी थे। भारत में पहला मूर्ति प्रजा का प्रमाण हड़प्पा काल में देखने को मिलता है। तो मूर्ति प्रजा पूजा का प्रमाण कहाँ से मिलता है? हड़प्पा काल से ही देखने को मिलता है। हड़प्पा सभ्यता के लोग देवी और देवता दोनों की पूजा किया करते थे। ये पहले ही बता दिया मैंने। हड़प्पा कालीन सभ्यता का लोकप्रिय देवता शिव थे, पहले ही बताया। शिव शिव की पूजा दो रूपों में करते थे। इनकी पूजा दो रूपों में होती थी। पहला एक शिवलिंग की पूजा होती थी, जो सर्वाधिक मतलब सबसे ज़्यादा पूजा होती थी शिवलिंग की। उसके बाद लिंग पूजा की शुरुआत हड़प्पा काल से ही हुआ है। दूसरा शिव के मानव रूप की पूजा, मतलब शिव के भगवान रूप के रूप में पूजा। इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से मिलता है। ठीक है। तो मोहनजोदड़ो से एक सील पर ध्यान की मुद्रा में एक योगी के सिर पर 3 सींग हैं। उसके चारों ओर एक हाथी, एक बाघ, एक गैंडा, आसन के नीचे एक भैंसा और पांवों पर 2 हिरण हैं। मुहर पर चित्रित देवता का पशुपति महादेव बतलाया गया है। तो जो जो मुहर है उस पे किसका बताया गया है? पशुपति महादेव का। हड़प्पा कालीन मानव देवियां की पूजा भी दो रूपों में होती थी। जो देवी थी इनकी भी दो रूपों में पूजा होती थी। पहले देवी की योनि रूप रूप की पूजा होती थी और दूसरा मानव स्वरूप में पूजा होता था। हड़प्पा हड़प्पा में पक्की मिट्टी की स्त्री मूर्तिकाएं भारी संख्या में मिली हैं। एक मूर्तिकला में गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है। यह संभवतः पृथ्वी देवी की प्रतिमा है और इसका निकट संबंध पौधे के जन्म और वृद्धि से रहा होगा। इसलिए मालूम होता है कि हड़प्पाई लोग धरती को उर्वरता की देवी समझते थे और इसकी पूजा उसी तरह करते थे जिस तरह मिस्र के लोग नील नदी की आइसिस की पूजा करते थे। तो हड़प्पा तथा मिस्र की सभ्यता का समाज मातृसत्तात्मक था। तो जो हड़प्पा तथा मिस्र की सभ्यता का जो समाज था कहता था मातृसत्तात्मक था, मतलब माता का चलता था। हड़प्पा सभ्यता से मूर्ति के प्रमाण मिले हैं परंतु मंदिर के प्रमाण नहीं मिले हैं। लेकिन इसी के समकालीन मिस्र और मेसोपोटामिया में मंदिर का निर्माण किया जाता था। हड़प्पा वासी प्रकृति पूजा भी में विश्वास रखते थे। हड़प्पा वासी सूर्य की पूजा भी करते थे। लोथल के उत्खनन से स्वास्तिक चिन्ह का प्रमाण मिला है जो कि सूर्य का प्रतीक है। तो लोथल से क्या मिला है? स्वास्तिक चिन्ह। हड़प्पा वासी पशु पक्षी नदी झरना पेड़ पौधों जीव जंतु आदि सभी की पूजा किया करते थे। जो इम्पोर्टेंट है वही देखिएगा। हड़प्पा काल के लोगों का सबसे प्रिय पशु एक सींग वाला जानवर यूनिकॉर्न गैंडा हो सकता है। तो हड़प्पा वाले का जो सबसे प्रिय पशु था एक सींग वाला जानवर था जिसको हम यूनिकॉर्न कहते हैं। बसहा बैल था। उसके बाद महत्व कुबड़ वाला सांड को दिया जाता था। हड़प्पा वासी यज्ञ प्रथा से भी परिचित थे। विभिन्न अवसरों पर उनके द्वारा यज्ञ किए जाते थे। कालीबंगा लोथल एवं वनमाली से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले। तो अग्निकुंड कहाँ से मिला है? कालीबंगा लोथल एवं वनमाली से। हड़प्पा वासी यज्ञ के अवसर पर पशुओं की आहुति भी देते थे जिसका साक्ष्य कालीबंगा से मिला है। तो जब यज्ञ कहते करते थे वो लोग तो पशुओं की आहुति देते थे, बलि देते थे। ठीक है। इसका साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगा से मिला है। हड़प्पा वासी अलौकिक इस जीवन काल में पारलौकिक मृत्यु के बाद दोनों जीवन में आस्था रखते थे। हड़प्पा सभ्यता में उत्खनन से बड़ी तादाद में ताबीज मिले हैं। ताबीज भी बहुत मिला है जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग भूत प्रेत में विश्वास रखते थे। तो इस वीडियो में यहीं तक, ये पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट इसका मैं लेके आऊँगा, कंप्लीट हो जाएगा उसमें पूरा हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, हड़प्पा सिविलाइजेशन। बाकी कंटेंट अच्छा लगे और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट में करवाएंगे और आपका लाइक शेयर और कमेंट सब्सक्राइब मुझे भी मोटिवेशन करेगा और मैं भी मोटिवेट होकर आपको अच्छे से अच्छे चीज़ें कम समय में करा सकूँगा। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।